हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज 4 अगस्त 2024 और हम रेगुलर की तरह बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं डेली के जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करते हैं, उनकी फुल डिटेल से बात करते हैं ताकि जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें अगर करंट अफेयर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे ना छूटे, आप अच्छे से अच्छे अंक उनमें लेके आएँ। और यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, आप जो क्वेश्चन हल करते हैं, आप जो क्वेश्चन बताए जाते हैं आपको, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उसके साथ में जो एक्सप्लेनेशन बताया जाता है वहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो क्वेश्चन के साथ साथ उस जो एक्सप्लेनेशन होता है उस पर भी आप अपना फोकस रखिए, उसको भी अच्छे से और ध्यान से पढ़िए ताकि अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो उस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कवर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन के साथ। और अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन है 26 जुलाई, बी ऑप्शन है 2 अगस्त, सी ऑप्शन है 3 अगस्त और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं हृदय प्रत्यारोपण दिवस 2024। और आगे अगर हम बात करें तो भारत में हर साल 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 3 अगस्त 1994 को भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। यानी कि 3 अगस्त 1994 को भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण का मतलब क्या होता है कि हृदय को क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र करना, मतलब हृदय का ट्रांसफ़र करना, हृदय प्रत्यारोपण करना। बात करें तो उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने वर्ष 2003 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यानी कि 2003 से यह जो दिवस है वो मनाने की घोषणा की गई थी और तभी से यह जो दिवस है वह मनाया जाता है। अगर 3 अगस्त को अन्य दिवसों की बात की जाए कि 3 अगस्त को और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस और राष्ट्रीय तरबूज दिवस, ये भी 3 अगस्त को ही मनाए जाते हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? यानी कौन सा देश है जहां पर सादो द्वीप सोने की जो खदानें हैं, खाने हैं, वो उपस्थित हैं और उनको यूनेस्को के द्वारा विरासत का दर्जा दिया गया है? तो ए ऑप्शन है पेरिस, बी ऑप्शन है अर्जेंटीना, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है ब्राज़ील। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जापान देश की जो सादो द्वीप सोने की खदान है इनको यूनेस्को के द्वारा विरासत का दर्जा मिला हुआ है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यही वो खदानें हैं जो कि जापान में स्थित हैं। जापान की विवादास्पद साडो सोने की जो खदान है इनको यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में दर्ज किया गया है, इनको वहाँ उसका स्थान दिया गया है। बात करें तो उत्तरी जापान के जो निगाता तटीय द्वीप है वहाँ पर स्थित यह जो खदान है करीब 400 वर्षों तक सक्रिय था और 1989 में बंद होने से पहले दुनिया के सबसे बड़े सोना उत्पादक खदानों में से एक था। यानी कि यह 1989 में यह बंद हो गया और इस 1989 में बंद होने से पहले यह दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक खदान में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहां के रामनगर शहर को या रामनगर जिला है वहाँ का, तो इस जिले का जो नाम है उसको बदलने का फैसला किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक राज्य के जो रामनगर जिला है उसका नाम बदलने का फैसला लिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सिद्धरमैया जी ने, तो कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, इन्होंने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने का निर्णय लिया है। यानी कि इसका नाम अब क्या होगा, बेंगलुरु दक्षिण होगा, इसका निर्णय लिया गया है। इसको लेकर कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने जिले का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। यानी कि जो कर्नाटक का राज्य मंत्रिमंडल है उसने क्या किया है, जिले का जो नाम है उसको बदलने की मंजूरी भी दे दी है। साल 2016 में बेंगलुरु ग्रामीण जिले का जो नाम है इसको बदल करके रामनगर किया गया था। यानी कि 2016 में जो आज का जो ये रामनगर है
कर्नाटक का रामनगर जिला है, इसको बेंगलुरु ग्रामीण जिले के नाम से जाना जाता था, और जो कि 2016 में इसका नाम बदल करके रामनगर किया गया था। अब इसका नाम पुनः बदल करके क्या किया जाएगा, बेंगलुरु दक्षिण इसका नाम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? यानी कि अभी हाल ही में कुछ राज्यपाल हैं, उनका तबादला हुआ है, उनको चेंज किया गया है। तो उसी में से संतोष कुमार गंगवार हैं, इनको किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड राज्य के नए राज्यपाल जो हैं वो संतोष कुमार गंगवार, इनको नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड के जो नए राज्यपाल वो होंगे संतोष गंगवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री, यानी कि इससे पहले ये केंद्रीय मंत्री थे, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जो संतोष कुमार गंगवार हैं, इनको झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो हैं सुजीत नारायण प्रसाद, इन्होंने रांची के राजभवन में संतोष कुमार गंगवार को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। यानी कि जो बात करें कि जो राज्यपाल पद की जो शपथ होती है कौन दिलाता है, तो ये राज्य का जो उच्च न्यायाधीश होता है, उसके जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा जो उसका राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उसकी शपथ दिलवाई जाती है। किसके द्वारा? जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। बात करें असम राज्य के जो राज्यपाल थे गुलाब चंद कटारिया, इनको अब पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया है, यानी कि अब इनको पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है गुलाब चंद कटारिया को। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 26 जुलाई को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई हुई है? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसने 26 जुलाई को अपनी आज़ादी की 59वीं यानी कि 59 वर्षगांठ मनाई हुई है? तो ए ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है मालदीव और डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मालदीव जो देश है इसने 26 जुलाई को अपने देश की आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई हुई है। आगे अगर बात करें तो मालदीव गणराज्य ने 78 वर्षों तक ब्रिटिश संरक्षित राज्य रहने के बाद 26 जुलाई 1965 को यूनाइटेड किंगडम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर के तहत यूनाइटेड किंगडम से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यानी कि जो मालदीव है कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये 26 जुलाई 1965 को यह स्वतंत्र हुआ था। और किससे स्वतंत्र हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम, जो कि ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम है, इससे स्वतंत्र हुआ था। और तभी से 26 जुलाई को जो मालदीव है ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर आप मालदीव देख भी सकते हैं वर्ल्ड मैप में। तो ये अपना प्यारा भारत है, भारत का ये दक्षिणतम छोर है, यहाँ पर ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है। और यहाँ पर ही सबसे नीचे आपको श्रीलंका दिखेगा, और फिर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये मालदीव, और मालदीव की राजधानी होती है माले। और वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मुइज्जू। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया? तो ए ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन है पेरिस, सी ऑप्शन है जिनेवा और डी ऑप्शन है स्टॉकहोम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेरिस में पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया है। क्योंकि अभी हाल ही में पेरिस के जो ओलंपिक हैं वो हो रहे हैं, पेरिस के ओलंपिक चल रहे हैं, भारत की टीम अपना प्रदर्शन कर रही है, और इसी बीच पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया है। और किसने उद्घाटन किया है? तो नीता अंबानी ने पेरिस 2024 ओलंपिक में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया हुआ है। नीता अंबानी ने क्या किया है? पारंपरिक भारतीय तरीके से दीप प्रज्वलित कर कंट्री हाउस यानी कि इंडिया हाउस का जो है उद्घाटन किया हुआ है। और वर्तमान में अगर नीता अंबानी की बात की जाए तो ये IOC की सदस्य चुनी गई हैं। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन हमने कवर भी किया था कि IOC के जो नई सदस्य हैं वो कौन चुनी गई हैं। तो नीता अंबानी पुनः नियुक्त की गई हैं, क्योंकि इस पद पर ये पहले भी थी और पुनः इनको IOC का सदस्य चुना गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिडबी का CMD नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है मनोज मित्तल, बी ऑप्शन है मनोज तिवारी, सी ऑप्शन है केशव प्रसाद और डी ऑप्शन है जितेंद्र यादव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनोज मित्तल को सिडबी का
सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, मनोज मित्तल टेक चार्ज एज सिडबीज सीएमडी आफ्टर अपॉइंटमेंट बाय सेंटर, यानी कि सेंटर के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो मनोज मित्तल ने सिडबी के सीएमडी के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। इससे पहले ये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी थे, यानी कि जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है यानी IFCI, इसके ये पहले एमडी थे और अब इनको यहाँ से नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? सिडबी के सीएमडी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। सिडबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो ए ऑप्शन है सुनीता कुमारी, बी ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी ऑप्शन है स्वप्ना कलिंगन, डी ऑप्शन है महावीर सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकती हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल, मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय समर्पण के प्रति प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। यानी कि इन्होंने मधुमेह जो डायबिटीज होती है उसके बारे में काफ़ी सारी रिसर्चेस की हैं, उनके बारे में काफ़ी सारा इन्होंने अनुसंधान किया और देखभाल इत्यादि के बारे में इन्होंने जो कुछ भी समर्पण किया है, जो कुछ भी कार्य किया है, उसके लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। आगे बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र द्वारा लिखी गई जो मधुमेह जागरूकता पुस्तकों में से एक पुस्तक जिसका नाम है डायबिटीज मेड इजी, इसको प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले के बेस्ट सेलर सेक्शन में भी शामिल किया गया था। यानी कि इनकी एक पुस्तक इनके द्वारा भी लिखी गई थी जिसका नाम था डायबिटीज मेड इजी, यानी कि मधुमेह जागरूकता के ऊपर इनकी ये पुस्तक थी, जिसको जो प्रगति मैदान है नई दिल्ली में, वहाँ पर जो विश्व पुस्तक मेला जो लगा हुआ था उसमें बेस्ट सेलर सेक्शन में इसको शामिल किया गया था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुलेगा? यानी कि जो भूमिगत संग्रहालय अंडरग्राउंड म्यूजियम होगा ये, तो ये कहाँ पर भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुलेगा? तो ए ऑप्शन है जोधपुर, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुलेगा। आगे अगर हम बात करें तो नई दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के परिसर में, यानी कि जो नई दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है उसके परिसर में पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसका जो उद्घाटन है वो 29 जुलाई को किया गया। तो 29 जुलाई को देश का पहला भूमिगत संग्रहालय जनता को समर्पित किया गया, जो कि नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के परिसर में ही इसको बनाया गया है। बात करें उद्घाटन किसने किया, तो संस्कृति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने उद्घाटन किया। और कौन मौजूद थे, तो आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर के जो चेयरमैन हैं प्रिंस रहीम आगा खां, इनकी उपस्थिति में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका अंडरग्राउंड म्यूजियम का उद्घाटन किया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बात करें तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें पिछले 5 ईयर का डेटा है जिसमें बताया गया है कि इतने बाघों की मृत्यु हो गई है। तो ए ऑप्शन है 526, बी ऑप्शन है 628, सी ऑप्शन है 725 और डी ऑप्शन है 952। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 628 बाघों की जो मृत्यु हुई है वो पिछले 5 वर्षों में हुई है। एक रिपोर्ट आई है उसके द्वारा ये बताया गया है। आगे अगर हम बात करें तो विगत 5 वर्षों में भारत में प्रकृत्या अवैध शिकार सहित अन्य कारणों से कुल 628 जो बाघ हैं इनकी मृत्यु हुई है। आगे बात करें तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इसे NTCE के नाम से जानते हैं। तो NTCE के अनुसार वर्ष 2019 में 96, वर्ष 2020 में 106, वर्ष 2021 में 127, 22 में 121 और वर्ष 2023 में 178 बाघों की मृत्यु हुई है। और टोटल बात की जाए तो ये 5 वर्षों में मृत्यु का जो आंकड़ा है वो 628 पहुंच गया है, कि 628 जो बाघ हैं इनकी मृत्यु पिछले 5 वर्षों में हुई है। आगे अगर हम बात करें कुछ पॉइंट की, तो बाघ जो कि रॉयल बंगाल टाइगर और के नाम से जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो बाघ की उप प्रजातियों के बारे में बात की जाए तो ये महाद्वीपीय,
पैंथरा टाइग्रिस टाइग्रिस के नाम से जानते हैं। दूसरा है सुंडा, जिसे पैंथरा टाइग्रिस सोंडाइका के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक अगर अधिवास के बारे में बात की जाए तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव के जो दलदल वन हैं, घास के मैदान और सवाना में ये जो बाघ हैं ये पाए जाते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ऐसे देश जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं तो 13 बाघ रेंज देश जहाँ प्राकृतिक रूप से बाघ पाए जाते हैं उनमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल हैं जहां पर बाघ पाए जाते हैं ये 13 देश। अगर बात करें IUCN की जो डेटा के अनुसार, इसकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में जो बाघ हैं ये विलुप्त हो गए हैं। यानी कि जो कंबोडिया है, लाओस है और जो वियतनाम है यहाँ पर बाघ विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि अभी IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार है। बात करें संरक्षण की स्थिति, यानी कि इनको संरक्षण कैसे दिया जाता है, तो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें इसको लुप्तप्राय के रूप में दर्ज किया जाता है। CITES में परिशिष्ट वन में और WPA 1972 की जो लिस्ट है उसमें अनुसूची वन में इनको शामिल किया जाता है। तो ये थे कुछ हमारी डिटेल जिसके बारे में हमने बात की। तो यह थी कुछ डिटेल बाघों के बारे में जो कि हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल से चर्चा की। आज के जो क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।